नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग 11th क्लास एनसीईआरटी में वितान बुक में सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, राजस्थान की रजत बूंदें। और पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात करी कि चेलवांजी किसे कहते हैं, चेजारो, और कुई का जो निर्माण होता है वो कैसे किया जाता है। जिन इलाकों के अंदर ईंट से चिनाई नहीं हो सकती वहाँ पर खींप की जो घास होती है उसके जो रेशे होते हैं उनसे 3 अंगुल मोटा रस्सा बनाया जाता है और उस रस्से की सहायता से मिट्टी को रोकने का काम किया जाता है। ये सब बातें हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देख रखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिए ताकि आप लोगों को ये सभी बातें अच्छे से समझ में आ सके। आज इस वीडियो के अंदर हम बाकी बचा हुआ जो पार्ट है उसे पढ़ने वाले हैं और वहाँ उन सब चीज़ों के बारे में सीखने वाले हैं जो यहाँ आने वाली है। तो देखिए बच्चों, यहाँ हम बात कर रहे थे कि जिन इलाकों के अंदर जो ईंटें होती हैं, ईंटों की चिनाई नहीं हो सकती, तो वहाँ पर खींप की घास होती है, एक विशेष रेशेदार घास होती है। उसकी जो रेशे होते हैं उनसे रस्सियाँ बनाई जाती है और 3 अंगुल मोटा रस्सा बनाया जाता है और उससे जो है कुएं को निर्माण करते समय मिट्टी को रोका जाता है। ठीक है, पहले दिन जितनी खुदाई हो जाती है वहाँ पर उस रस्से के लपेटे दे करके उस मिट्टी को रोक दिया जाता है। फिर अगले दिन जो है आगे खुदाई की जाती है, फिर उसी रस्से को उस अगली वाले खुदाई वाले स्थान पर सरका दिया जाता है और ऊपर एक नए रस्से से फिर उस पर एक लपेटे दे दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये आता है। तो आगे देखिए, 15 नंबर पेज पर आप लोग ये बुक निकाल लीजिए। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से की पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है। अगले दिन कुछ हाथ मिट्टी और खोदी जाती है और रस्से की पहले दिन जो जमाई हुई कुंडली थी उसको दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है। ऊपर छूटी दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते जाते हैं। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप 5 हाथ के व्यास की एक कुई बना रहे हो तो रस्से की एक कुंडली को जमाने के लिए, एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। 1 हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं। 1 हाथ गहराई अगर कुई खोद रहे हैं तो 8-10 लपेटे उस खींप की घास के उस रस्से से खप जाते हैं और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई जो है 150 हाथ हो जाती है। यानी 150 हाथ लंबा जो रस्सा है वो उसको वहाँ पर रखा जाता है। अब यदि 30 हाथ गहरी कुई की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई जो है 4000 हाथ के आसपास बैठती है। नए लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ कुई खुद रही है या रस्सा बन रहा है। इतना अधिक मात्रा में रस्से का निर्माण करना पड़ता है। कहीं कहीं न तो ज़्यादा पत्थर मिलता है और ना खींप मिलती है। कहीं ऐसे भी इलाके होते हैं भाई जहाँ पर पत्थर नहीं है, खींप नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पर रेजानी पानी है, वहाँ पर मीठा पानी है तो वहाँ भी कुइयाँ जरूर बनती है। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। अब ये जो लकड़ी के लंबे लट्ठे होते हैं, अरणी, बण यानी कैर, बावड़ यानी कुंबट के पेड़ों की डगालों से यानी कि टहनियों से, लंबे लंबे लकड़ियों की टहनी होती हैं, उनको वहाँ पर मिट्टी को चारों तरफ से रोकने का काम किया जाता है। ठीक है ना, डगालों यानी डालियों से, टहनियों से बनाए जाते हैं। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरणी की होती है। कौन सी होती है? अरणी की ही है। पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी ना मिल पाए तो आक जो होता है, एक तरह से आक की लकड़ी होती है, आप ऐसी समझ लीजिए, आग तक से भी काम लिया जाता है। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं। फिर इन्हें खींप की रस्सी से बांधा जाता है। कहीं कहीं चग की रस्सी, ठीक है ना, रस्सी की मतलब
ये वहाँ पाई जाने वाली जो घास है उसके नाम है खींप, चग, ठीक है ना। चग की रस्सी भी काम में लाते हैं। ये बंदाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसे सांपणी भी कहते हैं। यानी कि कुई के चारों तरफ जो लट्ठों से मिट्टी को बांधने का काम किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सांपणी। क्या कहते हैं उसको? सांपणी कहते हैं, क्योंकि सांप की तरह यानी कि बिल्कुल ऐसे होती है ना गोल चक्री, तो इसे सांपणी भी कहते हैं। अब देखो ये एक तस्वीर दे रखी है, इसको ध्यान से समझो। अब ये जो तस्वीर दे रखी है इसके अंदर ये खींप की रस्सी दिखा रही है और इस तरह से ये एक के ऊपर एक ऐसे निर्माण करते जाते हैं, फिर नीचे खुदाई होती है, फिर इसको नीचे सरका देते हैं, फिर ऊपर और लपेटे दिए जाते हैं। नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलवांजी को मिट्टी की खूब परख रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है और एक क्षण नीचे धार लग जाती है। जैसे वो खड़िया पट्टी आती है नीचे पानी रसना शुरू हो जाता है, चेजारो जो है ऊपर आ जाते हैं। कुई की सफलता यानी सजलता, जब कुई बन करके तैयार हो जाती है और उसमें पानी आ जाता है। अब सुनिएगा कि किस तरह से वहाँ एक उत्सव बनाया जाता है, ठीक है ना। जब कुई के अंदर से पानी निकल आता है, सजलता का उत्सव का अवसर बन जाती है। यूँ तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है, पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता है। तो आप ये ध्यान रख लेना कि जब कुई का निर्माण हो जाता है तो वहाँ किस तरह के उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो आप बताना है कि जैसे कुई की सफलता यानी सजलता जो है उत्सव का अवसर बन जाती है, वैसे तो पहले दिन से ही कुई का निर्माण करने वाला जो व्यक्ति होता है चेजारो, उसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। किंतु जैसे ही कुई बनती है तो वहाँ एक विशेष भोजन का आयोजन किया जाता है। चेलवांजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती है। जब चेलवांजी को विदा किया जाता है तो उसे तरह तरह की भेंट उपहार दिए जाते हैं। चेजारों के साथ गांव का ये संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता है। भाई कुई का निर्माण किया तो इसका मतलब उसी दिन से गांव वालों का संबंध नहीं टूट जाता। आच प्रथा यानी ये एक ऐसी प्रथा है, इसके अंतर्गत जो कुई खोदने वाला होता है उसको पूरे साल भर वर्ष भर उसको सम्मानित किया जाता है। उस साल जो भी तीज त्योहार, शादी, विवाह, जो भी कार्यक्रम होता है घर के अंदर, गांव के अंदर, तो वहाँ उस चेलवांजी को बुलाया जाता है और उसे विशेष सम्मान दिया जाता है, उसको विशेष उपहार दिए जाते हैं, भेंट दी जाती हैं। तो चेलवांजी के साथ संबंध केवल उसी दिन नहीं होता है कि कुई का निर्माण हो गया और भाई तुम्हारी मजदूरी ले और चले जाओ। भाई आज का समय कैसा आ रहा है कि आज जब कुई का निर्माण होता है तो उसे उसकी जो मेहनताना होता है उसको वो दे दिया जाता है और उसी दिन उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन उस समय ये परंपरा रहती थी कि जब कुई का निर्माण होता था तो गांव में एक विशेष भोजन का आयोजन किया जाता था और कुई निर्माण करने वाला जो चेलवांजी होता था उससे गांव वालों का संबंध उसी दिन नहीं टूटता था, बल्कि वर्ष भर उनका ध्यान रखा जाता था। ठीक है, तो रखना यहाँ की परंपरा रही है। पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता था। चेलवांजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती थी। चेजारों के साथ गांव का यह संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता था। आच प्रथा यानी वर्ष भर उसे सम्मानित किया जाता था। उन्हें वर्ष भर के तीज त्योहारों में, विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेग दिया जाता है ना। भाई अपने घर पर बहन आती है, कोई बहन बेटी आती है तो उसको नेग देते नहीं देते, तो नेग भेंट दी जाती है। और फसल आने पर खलियान में उसके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगता था। तो अब ये ध्यान रखने हैं, आपको ये बताना है कि जब कुई का निर्माण हो जाता है तो चेलवांजी को किस तरह से सम्मान दिया जाता था। तो आपने बताना है कि जब कुई का निर्माण होता है तो गांव में एक विशेष भोजन का आयोजन होता था और उसका जो संबंध होता है केवल उसी दिन नहीं होता है, बल्कि वर्ष भर जो भी तीज त्योहार, विवाह जैसे मंगल कार्य होते थे उसमें उसकी नेग यानी दान दक्षिणा उसके लिए तय होती थी। और जब फसल जो है कट करके तैयार होती थी तो अलग से अनाज का ढेर उसके लिए होता था, तो ये सम्मान उसको मिलता था। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया, किंतु वर्तमान समय में क्या स्थिति आ गई है कि भाई कुई का निर्माण कराया और उसकी जो मजदूरी बन रही है वो मजदूरी दे करके भी आजकल क्या होता रहा है, काम हो रहा है, रिवाज आ गया है। कई जगहों पर चेजारों के बदले सामान्य गृहस्थी, जो सामान्य घरेलू लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं, वो भी इस कार्य में, इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते थे। जैसलमेर के अनेक गांवों में पालीवाल ब्राह्मणों और मेघवालों, अब अनुसूचित जाति के अंतर्गत आती हैं,
ठीक है ना, कि हाथों से 100-200 बरस पहले बनी पार या कुइया आज भी बिना थके पानी जुटा रही है। तो आपने बताना है कि पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा या मेघवाल जाति के लोगों के द्वारा जो कुइयाँ बनाई थी, आज से 100-200 साल पहले जो कुइयाँ बनाई थी, उन कुइयों से आज भी पानी निकाला जाता है। उनके द्वारा जो कुइयाँ बनाई जाती है वो आज भी उनमें से पानी निकला। तो आपने पालीवाल ब्राह्मणों के बारे में सुना होगा, उनका एक गांव है जैसलमेर के पास, तो वहाँ पूरा गांव उजड़ गया था, ठीक है ना, पूरा गांव, उसके पीछे कहानी है, कभी नेट के ऊपर सर्च करके देखिएगा तो आपको पता लगेगा। तो ये जो पालीवाल ब्राह्मण थे, ये इनके द्वारा जब ये कुइयाँ बनाई जाती थी तो बहुत विशेष प्रकार की कुइयाँ थी। 100-200 सालों से ये कुइयाँ बनी हुई है, लेकिन आज भी ये बिना थके, मतलब इनमें से पानी निकलता है, आज भी इनके अंदर पानी सूखा नहीं है। कुई का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। भाई कुई का जो मुंह है वो छोटा रखा जाता है, उसका मुख्य कारण क्या है? 3 कारण बता रहे हैं। रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती हैं। रेत के अंदर जो पानी होता है उसमें बूंद बूंद करके वो रिसता है, तो बहुत देर में वो इकट्ठा होती है। दिन भर में एक कुई मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उससे 2-3 घड़े भर सकें। मतलब पूरे दिन भर वो कुई में से केवल 2-3 घड़े ही पानी निकाला जा सकता है, ठीक है ना। कुई के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुई का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा और तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। मान लो कुई का नीचे से जो व्यास ज़्यादा बड़ा कर देंगे तो वो पानी बिल्कुल क्या होगा, सतह पे रहेगा, तो फिर ऊपर से जो डोल बाल्टी उसमें डालेंगे तो वो पानी उसमें भर के नहीं आ सकता। इसलिए उसका नीचे से जो आकार होता है वो क्या कर देते हैं, सकरा कर देते हैं, ताकि उसमें पानी इकट्ठा होगा तो फटाफट भर सके उसमें से। समझ में है ना। तो एक कारण तो ये है कि भाई नीचे जो पानी है वो वाष्प बन के उड़ ना सके, इसलिए रखा जाता है। और वो दूसरा कारण है कि वो नीचे जो पानी होता है वो इतना इकट्ठा हो जाए, अगर बड़ा व्यास रखेंगे तो वो पानी जो है उसमें से प्राप्त नहीं किया जा सकता, संभव नहीं होगा। छोटे व्यास की कुई में धीरे धीरे रस कर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है और कई जगहों पर कुई से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चड़स, चड़स मतलब चमड़े की चड़स बनाई जाती है। तो जब उसको नीचे डालते हैं तो वो बिल्कुल बैठ जाती है, जब उसमें पानी भर जाता है ऊपर आती है तो वो अपना पूरा आकार ले लेती है। छोटी ट्यूब जो होती है, ठीक है ना, उससे चड़स बनाई जाती है। चड़स का उपयोग भी इसी कारण से किया जाता है, क्योंकि धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं है, पर मोटे कपड़े या चमड़े की चड़स के मुंह पर लोहे का बजनी कड़ा बंधा होता है। चड़स पानी से टकराता है, ऊपर का वजनी भाग नीचे के भाग पर गिरता है और इस तरह कम मात्रा के पानी में भी ठीक से डूब जाता है। भर जाने के बाद ऊपर उठते ही चड़स अपना पूरा आकार ले लेता है, तो उसमें पानी जो है अधिक मात्रा में निकाला जा सकता है। पिछले दौर में ऐसे कुछ गांवों के आसपास से सड़कें निकली हैं, ट्रक दौड़े हैं, ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी चड़सी बनने लगी। ट्रक की जो ट्यूब फट जाती है उसे छोटी चड़सी बनाते हैं और उससे भी वो उसमें से पानी निकालने का क्या लिया जाता है, काम लिया जाता है। कुई के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है, यानी कि कुई का जो व्यास है वो कम रखा जाता है तो भाई वहाँ उस इलाके के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो गर्मी के कारण क्या होगा, पानी जो है भाप बनकर उड़ सकता है, इसलिए भी उस कुई का जो व्यास है कम रखा जाता है। व्यास बड़ा हो तो कुई के भीतर पानी ज़्यादा फैल जाएगा। बड़ा व्यास पानी को भाप बनकर उड़ने से रोक नहीं पाएगा। कुई को उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढककर रखना जरूरी है। भाई कुई को ढकना भी जरूरी है ताकि पानी साफ रहे, नहीं तो मिट्टी उड़ उड़ के उसमें चली जाएगी, वो गंदा पानी हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके मुंह को ढकना सरल होता है। छोटा अगर व्यास होगा तो उसके कुई के मुंह को ढकना भी क्या रहता है, आसान रहता है। हर एक कुई पर लकड़ी के बने ढक्कन ढके मिलेंगे, मतलब वहाँ पर जितनी भी कुइयाँ हैं वहाँ पर उनके ऊपर लकड़ी के क्या लगा रखें, ढक्कन लगा रखें, ढके मिलेंगे। कहीं कहीं खस की टट्टी की तरह, ठीक है ना, ये भी एक पदार्थ है, तो उससे भी
घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का भी उपयोग किया जाता है। जहाँ नई सड़कें निकली हैं और इस तरह नए और अपरिचित लोगों की आवाक जावक भी बढ़ गई, आना जाना बढ़ गया, भाई वहाँ सड़कें निकली हैं, तो वहाँ अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगने लगे हैं। ताले कुई के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी घिरनी या चक्री पर भी लगाए जाते हैं। ऊपर जैसे वी शेप के अंदर एक ऐसे रखा था और उसके ऊपर एक घिरनी होती है जिसके ऊपर रस्सी लगाकर वो नीचे डालते हैं डोल को, तो वो उसको चक्री या घरनी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको चक्री या घरनी बोलते हैं उसको। ये गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहलाती है। फरेड़ी लोहे की दो भुजाओं पर भी लगती है, लेकिन प्राय ये गुलेल के आकार, गुलेल होती है ना वी आकार की गुलेल ऐसे, तो गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काटकर उसमें आर पार छेद बनाकर लगाई जाती है। इसे ओडाक कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? ओडाक। तो आपसे पूछा जा सकता है भाई ओडाक क्या कहते हैं? तो कुइयों से पानी निकालने के लिए एक गुलेल के आकार की जो एक लकड़ी वहाँ पर लगाई जाती है जिस पर एक छोटी सी चक्री या घिरनी होती है, उसे क्या कहा जाता है? ओडाक कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? ओडाक। और चरखी के बिना इतनी गहरी और सकरी कुई से पानी निकालना बहुत कठिन काम बन सकता है। ओडाक और चरखी चड़सी को यहाँ वहाँ बिना टकराए सीधे ऊपर तक लाती है। पानी बीच में छलक कर गिरता नहीं। वजन खींचने में तो इससे सुविधा रहती है, तो इस वजह से वो रखा जाता है इस तरह। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि ये जो खड़िया पट्टी है ये कौन कौन से इलाकों से निकलती है? तो खड़िया पत्थर की जो पट्टी एक बड़े आकार से बड़े भाग से गुजरती है, इसलिए उस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुइयाँ बनती जाती हैं। ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयाँ भी मिल सकती है। एक बड़ा सा मैदान हो उसके अंदर 30-40 कुइयाँ भी मिल सकती है। आपने जो है एक नाटक आता था पहले, इस देश नाना लाडो, ठीक है ना, तो उस लाडो के अंदर वो बहुत सारी महिलाएं जो है रेगिस्तान के अंदर पानी भरने के लिए जा रही होती हैं एक साथ और आ रही होती हैं। इस तरह का एक गीत कई बार देखना, नेट पे मिल जाएंगी चीज़ें, आप लोगों को यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, तो आपको पता लगेगा कि जब शाम संध्या समय वो सभी महिलाएं इकट्ठी होकर अपनी अपनी कुइयों पर जाती हैं और वहाँ एक साथ पानी को वहाँ खींचती हैं और घर की ओर आ जाती हैं वो, ठीक है। तो एक के बाद एक कई कुइयाँ बनती जाती हैं। ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयाँ भी मिल जाती है। हर घर की एक कुई, परिवार बड़ा हो तो एक से अधिक भी कुई हो सकती है। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुई के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। ये अंडरलाइन कर लीजिए, आपसे पूछा जाएगा कि भाई ऐसी जगह चाहे वो निजी हो या सार्वजनिक, जैसे अपन हिस्से कर लेते हैं कि ये ज़मीन हमारी निजी है या ये ज़मीन सार्वजनिक है, तो निजी या सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली जो मोटी रेखा है वो इस कुई निर्माण के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। इसका मतलब ये है कि ऐसी ज़मीन जहाँ पर खड़िया पट्टी होती है, जहाँ कुई बन सकती है, वो ज़मीन चाहे किसी की निजी संपत्ति भी क्यों ना हो, लेकिन अगर लगता है कि यहाँ पर कुई बनाना जरूरी है तो वहाँ सार्वजनिक रूप से कुइयाँ बनाई जाएंगी। तो ये गांव की एक परंपरा रहती है। और साथ में अगर वहाँ पर कोई नई कुई बनानी है तो उस नई कुई बनाने के लिए भी सभी से मिलकर परमिशन लेनी पड़ती है, अनुमति लेनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि गाँव का समाज का क्या होता है, उसके ऊपर अधिकार होता है, क्योंकि वहाँ पर जो पानी बरसता है वो पानी ही वर्ष भर नमी के रूप में जो है मौजूद रहता है। और अगर नई कुई का निर्माण होता है तो मतलब है कि उस नई में से क्या होगा, बंटवारा होगा। इसलिए चाहे वहाँ किसी की निजी संपत्ति हो, निजी जमीन हो, लेकिन फिर भी वह नई कुई का निर्माण नहीं कर सकता जब तक लगे नहीं कि हाँ बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी एक नई कुई को निर्माण करने का क्या दिया जाता है, अनुमति दी जाती है, परमिशन दी जाती है। तो सुनिए वापिस से, निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुई के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। हर एक की अपनी अपनी कुई है, उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक उसका अपना हक है। लेकिन कुई जिस क्षेत्र में बनती है, कुई जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज की सार्वजनिक जमीन है। वह क्या होती है, उस गांव की क्या होती है, सार्वजनिक जमीन होती है,
उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी भरेगा। नमी की मात्रा तो वहाँ हो चुकी वर्षा से तय हो गई है। अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुई का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। इसीलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का, गांव समाज का क्या होता है, अंकुश होता है, नियंत्रण होता है। बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही समाज नई कुई के लिए अपनी स्वीकृति देता है। हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिर परिचित कहानी को जमीन पर उतारती है कुई। इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है। तो देखिए ये भी एक क्वेश्चन बनेगा कि ये जो कुइयाँ हैं सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी को चरितार्थ करती है कैसे। तो आपने बताना है कि भाई एक कहानी है कि एक मुर्गी है रोजाना एक सोने का अंडा देती है, तो उसी तरह ये कुइयाँ जो हैं बनाई जाती हैं, लेकिन इन कुइयों से दिन भर में केवल 1-2 घड़े जो पानी है वो पानी निकाला जा सकता है। इससे अधिक मात्रा में पानी उसमें एकत्रित नहीं होता है। तो ये जो कुइयाँ हैं राजस्थान में उस मरुस्थलीय इलाके के अंदर भी मीठा पानी उपलब्ध कराने के लिए मानो रोजाना एक सोने का अंडा दे रही है, इस कहानी को क्या करती है, एक तरह से चरितार्थ करती हैं। हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिर परिचित कहानी को जमीन पर उतारती हैं ये कुई। इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है। पूरे दिन में केवल 2-3 घड़े ही मीठे पानी निकल सकते हैं। इसलिए प्राय पूरा गांव गोधूली बेला में, गांव में संध्या के समय कुइयों पर आता है और तब मेला सा लग जाता है। गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती घिरनियों का स्वर गोचर गायों को चराकर से लौट रहे पशुओं की घंटियों और रंभाने की आवाज़ में समा जाता है। 2-3 घड़े भर जाने पर डोल और रस्सियां समेट ली जाती हैं। कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं। रात भर और अगले दिन भर कुइयाँ आराम करेंगी, उसमें बूंद बूंद करके पानी इकट्ठा होता रहेगा, रिसता रहेगा। रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं है, इसलिए कुई भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी। ये कहाँ कहाँ मिलेगी देखो, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में यह पट्टी चलती है और इसी कारण वहाँ गांव-गांव में कुइयाँ ही कुइयाँ हैं। वहाँ पूरे गांव-गांव के अंदर क्या है, कुइयाँ बनाई जाती है। क्योंकि ये जो खड़िया पट्टी है केवल ये 4 जिले जिनके नाम आ रहा है, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में ये पट्टी चलती है और इसी कारण वहाँ गांव-गांव में कुइयाँ ही कुइयाँ हैं। जैसलमेर जिले के एक गाँव खडेरों की ढाणी में, जैसलमेर का एक गांव है खडेरों की ढाणी में, तो 120 कुइयाँ हैं। खडेरों की ढाणी एक जगह है जैसलमेर में जहां करीब 120 कुइयाँ थी। लोग इस क्षेत्र को 6 BC, 6 गुणा 20, ठीक है, तो 6 गुणा 20, 6 को 20 से गुणा कर देंगे तो 120 होगी ना। तो इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, 6 BC। तो आपसे ये पूछा जा सकता है 6 BC नाम से किसे जानते हैं, किसे पुकारते हैं, तो आपने बताना है जैसलमेर के अंदर एक गांव है खडेरों की ढाणी, वहां पर करीब 120 कुइयाँ हैं, इसलिए वहां उस जगह को लोग 6 BC भी कहते हैं, 6 गुणा 20 के नाम से जानते थे। कहीं कहीं इन्हें पार भी कहते हैं। ये जो कुइयाँ हैं इनको कहीं कहीं पर किस नाम से जाना जाता है, पार के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम हैं। कहीं पर इसको चारोली कहते हैं। ये जो खड़िया पट्टी है इसके क्या क्या नाम हैं ये ध्यान रखिएगा। तो कहीं कहीं पर इसे चारोली है, तो कहीं इसको धादड़ो, क्या बोलते हैं इसको, धादड़ो, कहीं धड़धड़ो, कहीं क्या कहते हैं धड़धड़ो, और कहीं पर बिट्टूरो बल्लियो, बिट्टूरो बल्लियो के नाम से भी जानी जाती है। तो कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है और इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी रहती है कुई, इसी खड़िया पट्टी के पास। तो देखिए बच्चों, अब ये 5 क्वेश्चन है इसके अंदर और पांचों क्वेश्चन जो है बड़े आसानी से आप समझा सकते हैं कि भाई राजस्थान में कुई किसे कहते हैं।
तो राजस्थान में मीठे पानी को प्राप्त करने के लिए जो सकरी कुई बनाई जाती है और जो खड़िया पट्टी से ऊपर का जो पानी है उसे प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? कुई। तो राजस्थान में कम व्यास की, संकरे व्यास के जो कुएं होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? कुइयों के नाम से जाना जाता है। इनकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर होता है? तो ध्यान रखने का, ये अंतर पूछ रहे हैं। तो आपने बताना सामान्य तौर पर जो कुओं का व्यास होता है वो अधिक होता है और कुइयों का जो व्यास होता है वो कम होता है, किंतु जो गहराई होती है वो उनकी किसी तरह से कम नहीं होती है। और जहाँ पर भी भूमि के तल के नीचे खड़िया पट्टी पाई जाती है वहाँ पर कुइयों का निर्माण किया जाता है और इनकी जो गहराई है वो 10-15 हाथ से लेकर 50-60 हाथ गहरी हो सकती है, ठीक है ना। और इनका व्यास 4-5 हाथ का होता है। तो इस तरह से आप ये बताएंगे, ठीक। तो मैं यहाँ आपको सुनिए ध्यान से वापस कि राजस्थान में जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे रेत ही रेत है और इस भाग में पानी जो है रेत में समाकर जमीन के नीचे चला जाता है। रेत में 10 हाथ से 50 हाथ के नीचे खड़िया परत पाई जाती है जो पानी को इससे नीचे जाने से रोकती है और इसी पानी को प्राप्त करने के लिए पतले मुंह वाले कम व्यास के कुएं बनाए जाते हैं जिन्हें कुई कहते हैं। और सामान्य रूप में ये जो कुएं होते हैं वो चौड़े मुंह वाले होते हैं। इनका व्यास 15 से 20 हाथ का होता है तथा 150-200 हाथ गहरे होते हैं, जबकि कुई पतले मुंह की होती है, 4-5 हाथ व्यास की और कम गहरी होती है। क्या होती है वो? कम गहरी होती है। तो इस तरह से आप इसका उत्तर आसानी से बता सकते हैं। वापिस सुनिए, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों कि दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने के लिए यह पाठ आपकी कैसे मदद कर सकता है तथा देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या उपाय हो रहे हैं, जाने और लिखें। तो देखिए, दिनों दिन पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। आज देखें तो ज़मीन का जो पानी है उसका स्तर बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है। तो पानी का जो महत्व है अगर हम उसे समझें तो ये पाठ हमें पानी को बचाने की शिक्षा भी देता है और कैसे वो इलाके जहाँ पर पानी की किल्लत है वो लोग पानी को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए किस तरह के उपाय करते हैं और कैसे बूंद बूंद करके वो पानी को प्राप्त करते हैं। तो देखिए बच्चों कि यह पाठ हमें पानी की कमी से उत्पन्न होने वाले संकट के प्रति आगाह करता है, वही जल संरक्षण के लिए भी हम सभी को क्या करता है? प्रेरित करता है। इस पाठ से पानी के मूल्य का भी ज्ञान होता है। हमें किसी भी हाल में पानी को बर्बाद होने से बचाना चाहिए। इस पाठ से हमें पानी की बर्बादी को रोकने तथा जल संरक्षण को बढ़ावा देने की प्रेरणा मिलती है। देश के अन्य राज्यों में वर्षा के जल को तालाब में, बावड़ी में, बड़े जलाशयों में सिंचित करके संकट के समय में इनका उपयोग करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। छतों पर इकट्ठा पानी टंकियों में जमा करने तथा पाइप के सहारे जमीन में पहुंचाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, जिससे भूजल यानी कि भूमि का जो जल स्तर है वो बढ़ सके। आप देखिए कि पानी को बचाने के लिए जल संरक्षण नाम से कई तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं, लोगों को जागरूक किए जा रहे हैं कि कैसे हम पानी को सुरक्षित कर सकें, पानी को बचा सकें। क्योंकि ये पाठ हमें ये दिखा रहा है कि अगर पानी का संकट आया तो फिर हमारा जीवन कैसा होने वाला है। हम ये कल्पना मात्र कर सकते हैं कि उस मरुस्थलीय इलाके में जहाँ पर खारे पानी की तो अधिकता है लेकिन मीठे पानी की बहुत कमी है, तो वहाँ मीठा पानी प्राप्त करने के लिए लोग कैसे कुइयाँ बनाते हैं और दिन भर में केवल 2-3 घड़े पानी उसमें से निकलते हैं। तो पानी के संकट से हमें आगाह कर रहा है और आने वाले समय में हम पानी को कैसे बचाएं, सुरक्षित रख सकते हैं, इसके लिए भी हमें एक संदेश दे रहे हैं। और पानी को कभी व्यर्थ में बहाना नहीं चाहिए, उसे बचाना चाहिए, क्योंकि पानी है तो हम हैं, जल है तो जीवन है, ऐसा कई बार हम लोग सुनते हैं। ठीक बच्चों, फिर है तीसरा क्वेश्चन है इसके अंदर कि चेजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फ़र्क आया है, इस पाठ के आधार पर बताइए। तो देखिए, चेजारों यानी कि जो कुई निर्माण
करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें चेलवांजी या चेजारो कहते हैं। यूं तो उन चेजारों के साथ जिस दिन से वो कुई निर्माण करते हैं उसी दिन से उनका विशेष रूप से ख्याल रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है, लेकिन जिस दिन कुई बन करके तैयार हो जाती है उस दिन एक विशेष भोजन का आयोजन किया जाता है और उन्हें साल भर जो भी तीज त्योहार विवाह जैसे मंगल कार्य होते हैं उनमें एक विशेष नेग दिया जाता है, भेंट दी जाती है। और जब फसल कट करके तैयार होती है तो अनाज की अलग से ढेरी उनके लिए रखी जाती है। किंतु आज के समय में थोड़ा सा क्या हो गया है, बदलाव हो गया है। आज केवल चेलवांजी है, चेजारों से उनका काम करवा करके और उनके बदले उनकी जो मेहनत है, मेहनताना है, वो उनको देख करके भी काम चलाया जा रहा है। तो पहले और आज के समय में परिवर्तन आया है निश्चित तौर पर, क्योंकि पहले तो लोग जो हैं उनका बहुत ध्यान रखते थे, पहले दिन से ही ध्यान रखते थे। जब कुई बनना शुरू होती थी तब से ही उनका ध्यान रखना शुरू करते थे और जब कुई बनकर तैयार हो जाती तो गांव में एक विशेष भोजन का आयोजन किया जाता था। चेलवांजी को भेंट उपहार दे करके विदा किया जाता था और उनका संबंध उसी दिन के लिए नहीं होता था बल्कि वर्ष भर रहता था। वर्ष भर जो भी तीज त्योहार, जो भी विवाह जैसे कोई मंगल कार्य घर के अंदर होते थे तो उन्हें बुला करके नेग दिया जाता था, उनको दान दिया जाता था, एक तरह से दक्षिणा दी जाती थी। और इसी के साथ में जब फसल कट करके तैयार होती थी तो अलग से अनाज की ढेरी उनके लिए होती थी। लेकिन आजकल उस व्यवहार में थोड़ा सा क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया है। आज केवल उन लोगों को उनकी जो मेहनत है उसके बदले में उनकी जो भी मेहनताना है वो उसे दे करके और उससे पीछा छुड़ा लिया जाता है। अब उतना ध्यान नहीं रखा जाता है, ऐसी स्थिति अब आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसके अंदर कि निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो ध्यान रखिएगा भाई, निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर कुई निर्माण करने पर गांव समाज का अंकुश लगा रहता है। भले ही वो क्षेत्र किसी का निजी हो किंतु वहां कुई बनाने की जो अनुमति होती है उसके ऊपर नियंत्रण किसका होता है? गांव समाज का होता है। कारण क्या होता है कि उस क्षेत्र में जो बारिश होती है वो बारिश का जो पानी है वो नमी के रूप में साल भर वहां मौजूद होता है। अब वहां पर अगर नई कुई बनती है तो नई कुई का मतलब है कि वहां पर मौजूद जो नमी है उसका बंटवारा करना, ठीक है ना। तो इसलिए किसी की निजी जमीन है किंतु कुई निर्माण करने पर गांव समाज का क्या रहता है? अंकुश रहता है। अगर बहुत ज़्यादा जरूरी होता है तो ही नई कुई बनाने की क्या मिलती है? अनुमति मिलती है। नई कुई का निर्माण करने की क्या मिलती है? परमिशन मिलती है, नहीं तो नई कुई नहीं बनाई जाती। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा कि निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। ठीक, अब सुनिए, 3 ये पूछ रहा है कुई निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। एक है पालर पानी, पाताल पानी और रेजानी पानी। यानी कि कुई निर्माण कर रहे हैं तो लेकिन राजस्थान की रजत बूंदे चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन, तो इसमें 3 तरह के पानी का जिक्र आया है। कितने तरह के पानी का नाम आया है? 3। एक है पाताल पानी, एक है पालर पानी और एक है रेजानी पानी। तो हम शुरू से बात करते हैं कि पालर पानी क्या है। तो पालर पानी वह पानी होता है जो हम सीधे बरसात से, वर्षा से प्राप्त करते हैं, जिन्हें नदी तालाब आदि के अंदर इकट्ठा रखते हैं। तो वो पानी क्या कहलाता है? पालर पानी कहलाता है। और पाताल पानी का मतलब है वह पानी जो सीधे भूमि के अंदर से, भूजल से प्राप्त करते हैं, कुओं का निर्माण करके और उस पानी को क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। और तीसरे नंबर का जो पानी आता है जिसे हम कहते हैं रेजानी पानी। क्या कहा जाता है बच्चों? रेजानी पानी। अब ये रेजानी पानी क्या होता है कि जो भूतल होता है, भूतल से नीचे और भूजल से ऊपर, खड़िया पट्टी के ऊपर का जो मीठा पानी होता है उस पानी को क्या कहा जाता है? रेजानी पानी। क्या कहा जाता है? रेजानी पानी। तो ये 3 तरह के पानी हैं, इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। समझ में आया ना? तो देखिए यहाँ अब हम इस वितान बुक में से 2 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये जो तीसरा चैप्टर है बच्चों जिसका नाम है आलो आंधारी, बेबी हालदार,
ये चैप्टर आपके सिलेबस में से हट चुका है। इस कोरोना काल के कारण से जो सिलेबस कम हुआ है, रिड्यूस हुआ है आप लोगों का, उसमें से वितान बुक में से एक चैप्टर हटा है। कौन सा चैप्टर हटा है? आलो आंधारी बेबी हालदार, इस चैप्टर को हटा दिया गया है, इसलिए इस चैप्टर को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर है उसे हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, सब बातें ढंग से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली बार नए चैप्टर को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।